हाँ, तो क्या बता रहा था? 13 वर्ष की स्कूली लड़की के सोच अथवा विचार पर ना ही मैं अथवा कोई अन्य रुचि प्रकट करेगा, दिलचस्पी जताएगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद ऐसा सोचती हूँ कि मेरे डायरी के बना लेने के बाद ना ही मैं और कोई अन्य एक 13 साल की स्कूली लड़की के सोच अथवा विचार पर थोड़ा सा भी दिलचस्पी प्रकट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। यही कारण है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव के समान है। ओह वेल, इट डजंट मैटर। फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कोई मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट का मतलब होता है छाती से किसी बोझ को हल्का करना। जैसे कि मान लो कंसंट्रेशन कैंप में उसका वह एनी फ्रैंक अपने फैमिलीज और 4 साथियों के साथ कंसंट्रेशन कैंप में जो एडमिट थे, उसे कैद कर रखा गया था हिटलर के शासनकाल में। उस वक़्त नाजीज पार्टीज के ऑक्यूपेशन के समय तो वह जिस पीड़ा से गुजर रही थी, तो अपने छाती के बोझ को, अपने हृदय के बोझ को कम करने के लिए वह सोचती थी कुछ लिख डालूं। होता है अक्सर, जब आप कुछ लिख डालते हो तो आपका बोझ कम हो जाता है। तो इट डजेंट मैटर वट एवर कल को मैं क्या सोचूंगी और अन्य लोग क्या सोचेंगे मेरे इस राइटिंग्स को लेकर के, मेरे इन सोच अथवा इन विचारों को। म्यूजिंग्स का मतलब होता है चिंतनों को, सोच अथवा विचारों को, थाउट्स को कहते हैं म्यूजिंग्स। 13 साल की एक स्कूल की लड़की के इन सोच अथवा विचारों को लेकर के अन्य लोग भला क्या सोच रखते होंगे, क्या सोच रखेंगे, क्या दिलचस्पी लेंगे भी कि नहीं लेंगे, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि लिखने से मेरे हृदय का बोझ कम जाता है। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मुझे इसकी ज़रूरत है, लिखना मेरी आवश्यकता है, मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं लिखती हूँ। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने की आवश्यकता लगती है, मुझे लिखने की आवश्यकता ज़रूरत लगती है, क्योंकि लिखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छाती पर जो बोझ है वह कम जाएगा। आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मुझे आवश्यकता है, मुझे ज़रूरत है हर वो चीज़ें जो मेरे छाती पर एक पहाड़ के समान हैं, एक बोझ के समान है, उसे कम करने के लिए लिखना मेरी आवश्यकता है। किस लिए? कि उनके छाती पर कंसंट्रेशन कैंप में जिस दुख कठिनाई को झेल रही थी वह और उनका परिवार, उन सारे पीड़ाओं को, कष्टों को, की पहाड़ों को जो उनके छाती पर चढ़ा हुआ था, उसे बोझ के समान था उनके छाती पर, उसे कम करने के लिए उस वक्त एक डायरी लिखने की उसकी ज़रूरत थी। ऐसा समझते हुए बस लिखना स्टार्ट कर दी, बिकॉज शी फील लाइक राइटिंग। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कहती हैं लोगों से तो अधिक धैर्य पेपर में होता है। मतलब लोगों को मैं अगर कहूँगी कि आप मेरी बातें सुनो, तो वे तो अधीर होते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे फिर चले जाएंगे, उनमें पेशेंस नहीं होता है। लेकिन पन्नों में, कागज़ के पन्नों में बहुत पेशेंस होता है। कागज़ के पन्ने मेरे साथ हमेशा रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, वे मेरे हर बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, वे काफ़ी प्रैक्टिकेबल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो पेपर्स को ही गॉड कहा गया है। आप उनको ही अपना भगवान, उन्हीं को अपना भगवान समझो, उन्हीं को अपना मित्र समझो, ना कि लोगों को, क्योंकि लोग में अधीरता बहुत होती है ना, किसी की बात को सुन नहीं सकते हैं थोड़ी देर खड़े होकर के। इससे एक सीख मिल रही है आपको, हम लोगों को, जब भी आपका भी दिल, आपकी हृदय काफ़ी बोझिल हो, काफ़ी परेशानी से आप टेंशन में जब आप काफ़ी हो, तो डायरी उठाना, उसमें लिख डालना
आपका टेंशन बहुत कम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे, आप बहुत ही रिफ्रेशमेंट फुल करोगे। You are not required to get some people or any of your family members to share your problems or tensions and worries of life or whatever. You must get a paper and pen and write down, just to make your chest off, to off your chest, देखिए off your chest, अपने हृदय के बोझ को हल्का करने के लिए। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. इन बातों को लिखना मुझे आवश्यक उस वक़्त पड़ा जब मैं अवसाद से घिरी हुई थी और मेरे हाथ मेरे गाल पर थे। एंड आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं अपने घर पर बैठी हुई थी और मेरे हाथ मेरे गाल पर, मैं पूरी तरह से निराश, हताश और रेस्टलेस थी, व्याकुल और निरुत्साहित थी। वॉन्डरिंग वेदर टू से इन और गो आउट, मैं इधर उधर भटक रही थी, इधर उधर अपने रूम में, कमरे में घूम रही थी, या सोचते हुए कि क्या मैं बाहर जाकर के किसी को कह दूं अपने बारे में। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, या सोच करके मैं अपने रूम में इधर उधर भटक रही थी कि बाहर जाऊं कि अंदर ही रहूं। ठीक है, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। उस वक़्त की बात है जब मैं काफ़ी अवसाद से घिरी हुई थी और अपने घर में बैठी हुई अवसाद से, एक पिटी अवसाद, छोटे हल्के फुल्के अवसाद से घिर चुकी थी, अपने घर पर बैठे हुए, अपने हाथों को अपने गाल पर रखे हुए, बिल्कुल निरुत्साहित हो चुकी थी, व्याकुलता से भर गई थी और इधर उधर घूम रही थी, यह सोचते हुए कि घर से बाहर जाऊं कि अंदर ही रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, फाइनली मैंने ये सोचा कि मैं वहीं रहूंगी जहां मैं थी। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है मूजिंग एंड पॉन्डरिंग। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि बाहर जाऊंगी तो बाहर तो नाजी पार्टियों का दमन, शोषण, आतंक फैला हुआ है, बाहर जाना ठीक नहीं है। बाहर तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, बाहर जाना ठीक नहीं होगा, घर में बंद रहना ही ठीक रहेगा, अंदर में ही छुपे रहना ही ठीक होगा, बाहर जाना ठीक होगा नहीं। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं अंदर ही रुकूंगी और ब्रूडिंग करूंगी। हम लोग ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है चिंतन करना। मैं अंदर ही बंद कमरे में बैठ करके चिंतन करूंगी, और चिंतन करने के लिए मुझे एक पेन और एक डायरी चाहिए। पेपर एंड पेन आई नीडेड, आई वॉज नीडेड। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, क्योंकि कागज़ों के पास बहुत ही धीरता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Yes, paper, हाँ। And since I am not planning to let anyone else read this step back notebook, और मैं ये निर्णय, ये मैं योजना नहीं बना रही थी कि मेरे इस लिखावट को, मेरे इस सोच विचार के प्रदर्शन को डायरी में, जो कि प्राकृतिकरण है, इसे कोई और अन्य व्यक्ति आकर पढ़ जाए एज ए नोटबुक। स्टिप बैक का मतलब होता है सख्त आवरण अथवा जिल्द वाला नोटबुक। सख्त आवरण अथवा जिल्द वाले इस नोटबुक को ग्रैंडली मतलब होता है शानदार रूप में, ग्रैंडली रेफर्ड टू एज डायरी। हाँ, जनरली आप डायरी के जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, डायरी की ओपनिंग्स और क्लोजिंग को देखते हैं, बहुत बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट उसके पास रहती है, जिसे कहते हैं स्टिप बैक्ड एंड ग्रैंडली, ग्रैंडल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? डायरी इज सीम टू एज स्टिप बैक नोटबुक। स्टिफ बैक का मतलब होता है सख्त आवरण, एक मोटा सा एक कूट के समान होता है ना, कार्टूनी एक थिक कवर होती है उसकी ओपनिंग साइड में, थिकनेस से भरा होता है, काफ़ी मोटाई, मोटा सा एक कूट के समान उसका एक ओपनिंग पेज होता है, उसे कहते हैं आवरण, कवर कहते हैं, जिल्द कहते हैं उसे। डायरी को स्टिप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और शानदार रूप में उसे क्या रेफर किया जाता है? डायरी के रूप में। सो यू कैन डिफाइन अ डायरी एज ए स्टिप बुक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड। हाँ, डायरी इज रेफर टू एज अ
ग्रैंडल स्ट्रिप बैक नोटबुक आप कह सकते हैं। डायरी को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? शानदार रूप में सख्त आवरण से ढका हुआ एक नोटबुक, उसे आप डायरी कहते हैं। तो आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस, ठीक है। मैं ऐसा योजना नहीं बना रही थी कि कोई दूसरा व्यक्ति उस सख्त आवरण से ढकी हुई शानदार रूप वाली उस डायरी को पढ़ जाए। Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. हाँ, जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र, एक सच्चा साथी नहीं मिल जाता है। वह कह रही हैं कि मैं जो डायरी तैयार कर रही हूँ, मैं जो पेपर में, कागज़ों में जो मैं लिख रही हूँ, अपने नोटबुक में जो मैं लिख रही हूँ, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है कि अन्य व्यक्ति इस सख्त आवरण से ढकी हुई इस बहुत ही शानदार रूप में प्रस्तुत डायरी जिसे कहा जाता है, इस नोटबुक को, एक शानदार नोटबुक जिसकी सख्त आवरण से ढकी हुई या शानदार नोटबुक जिसे कि डायरी कहा जाता है, मैंने कोई ऐसा योजना नहीं बनाया था कि कोई अन्य व्यक्ति इसे पढ़े जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, क्योंकि इट प्रोबेबली विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि अगर मान लो कोई उसका सच्चा मित्र उसकी डायरी को पढ़ जाए, उसके लिखावट को, उसके समझ विचार, अपने उसके डिप्रेशन वाले उस दिनों को, उसके टेंशन, उसके बोझिल उसके बोझल छाती, बोझल मस्तिष्क से संबंधित अवसादों से घिरी हुई, तनावों से घिरी हुई वह एने फ्रैंकी, उनकी इसकी वाणी, उसके विचार, उसके थॉट्स जिस डायरी में प्रस्तुत हैं, उन बातों को कोई अन्य व्यक्ति पढ़ जाए, ऐसा वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। ना ही कोई प्लानिंग उसने कर रखा था। फिर भी कोई एक नज़दीकी साथी, कोई सच्चा उसका साथी अगर पढ़ लेता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो कोई अंतर नहीं स्थापित करता है। इट प्रोबेबली विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस if her real friend, if she find out a real friend, so and he read out all that descriptions of the Anne Frank, it probably will not make a bit of difference, any difference। कहने का मतलब है एने फ्रैंके का कि उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एने फ्रैंके का अगर कोई सच्चा मित्र होता और उसके द्वारा पढ़ा जाता तो कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता, एने फ्रैंके को कोई तकलीफ़ नहीं होता। समझ गए हैं? बात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए माय नेक्स्ट वीडियो। देखिए, फटाफट पढ़ के निकल जाना, स्टोरी को केवल समझ जाना ही मकसद नहीं होता है लिटरेचर का, बल्कि लिटरेचर के सेंटेंस को पढ़िए ऐसे कि आप कुछ सीख ले रहे हो और अपने सेंटेंस राइटिंग के दौरान, अपने राइटिंग स्किल के दौरान यू शैल यूटिलाइज द वर्ड्स or the vocabulary whatever you learn during your reading skills, during your reading of any script, of any writings। आप इसको इस्तेमाल करने, उन शब्दों को, उन vocabulary वर्ड्स को इस्तेमाल करने आनी चाहिए। वाक्य को पढ़ करके या योग उसका मतलब हिंदी में निकालने अगर आपको आ जाता है या कला आ जाती है तो आप में एक अच्छा लिटरेरी स्किल भी आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हरिओम, जय हिंद।